शुरू करने वाले सेक्शन 182। अब हमने कल जब सेक्शन 181 पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो आपसे ओथ लेता है, आपको शपथ दिलवाता है या फिर आपसे एफर्मेशन करवाता है और आपने वहां पे फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया, वो एक ऑफेंस बन गया था। यहाँ पे बात होती है सेक्शन 182 में कि फॉल्स इंफॉर्मेशन इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजुरी ऑफ अनदर पर्सन। यानी आप देखिए कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 182, इसमें भी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आप ये झूठी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो? पब्लिक सर्वेंट को। इस झूठी इंफॉर्मेशन के पीछे आपका एक उद्देश्य भी है, आपका एक इंटेंशन भी है, और वो इंटेंशन ये है कि आपकी झूठी इंफॉर्मेशन से वो पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का इस्तेमाल किसी के ऊपर करेगा और उस दूसरे व्यक्ति को इंजुरी होगी। उस दूसरे व्यक्ति को इंजुरी होगी क्योंकि आपने फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। आपने एक मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, कोई मजिस्ट्रेट है, आपने उसको इन्फॉर्म किया, मजिस्ट्रेट एक पब्लिक सर्वेंट है, आपने उसको इन्फॉर्म किया कि कोई एक पुलिस ऑफिसर है जो कि अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा है। वो पुलिस ऑफिसर जो है ना, वो उस मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है। ठीक है, आप मजिस्ट्रेट के पास गए और आपने जाके क्या कहा कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, ये मिसकंडक्ट कर रहा है। अच्छा, आपको पता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दे रहे हो वो फॉल्स है, यानी आप ये जो बात बोल रहे हो ना कि वो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, ये झूठ है। बट आप ये बात उस मजिस्ट्रेट को सिर्फ इसलिए बता रहे हो ताकि वो मजिस्ट्रेट उस पुलिस ऑफिसर को डिसमिस कर दे। मतलब आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। पहली चीज तो। दूसरी चीज, आपने पब्लिक सर्वेंट को दी। तीसरी चीज, आपने इस इंटेंशन की कि वो पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर का इस्तेमाल करे। और चौथी चीज कि वो अपने लॉफुल पावर का इस्तेमाल किसी और पर्सन की इंजुरी के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पे मजिस्ट्रेट की पावर यूज करवाना चाहिए। क्यों? ताकि मजिस्ट्रेट उस पुलिस को डिसमिस कर दे। जबकि वो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आपने झूठी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दी है, तो ये आपने सेक्शन 182 का ऑफेंस किया। इसके अंदर द ऑब्जेक्ट इज दैट a public servant should not be falsely given information with the intent that he should be misled by a person who believed that information to be false and intended to mislead him। इस सेक्शन का सिर्फ ऑब्जेक्ट इतना सा है कि एक पब्लिक सर्वेंट को आप झूठी इंफॉर्मेशन नहीं दो, और झूठी इंफॉर्मेशन कभी भी इस इंटेंशन से तो दो ही मत कि उस झूठी इंफॉर्मेशन से किसी और को नुकसान होगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन दो ही मत जिसमें आपको बिलीव हो कि वो फॉल्स है। अच्छा, अगर आपको पता ही नहीं कि इंफॉर्मेशन फॉल्स है क्या, तो अगर आप दे देते हो तो फिर ये सेक्शन आप पे अप्लाई नहीं होगा। बट अगर आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है एंड देन टू यू आर गिविंग, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स: गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, इंफॉर्मेशन मस्ट हैव बीन नोन और बिलीव टू बी फॉल्स बाय द गिवर, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति इस चीज को जानता है कि मैं ये झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। Such false information was given with the intention to cause or knowing that it is likely to cause such public servant to do or omit anything which he ought not to do or omit to do, or to use his lawful power to the injury or annoyance of any person। आपने वो पुलिस आपने उस पब्लिक सर्वेंट को झूठी इंफॉर्मेशन इस पर्पस से दी ताकि वो कोई ऐसी चीज करे जो वो नहीं करना चाहता था, या वो कुछ ऐसी चीज नहीं करे जो वो करना चाहता था। ठीक है, मतलब अगर सच्चाई पता होती उस पब्लिक सर्वेंट को तो वो क्या करता, आपने झूठ बोल के उससे वो करवा लिया। आपको पता है कि अगर मैं सच बोलता ये चीज, अगर ये चीज सच में होती तो ये मजिस्ट्रेट उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देता। अगर सच में ये पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं निभाता तो मजिस्ट्रेट उसको सस्पेंड कर देता। अब आप चाहते थे कि वो पुलिस वाला सस्पेंड हो जाए, तो आपने मजिस्ट्रेट को झूठी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, या फिर टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजुरी ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी की झूठी इंफॉर्मेशन देके उसको परेशान करना चाहते हो या उसको इंजरी पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, सेक्शन 182 में ये एक ऑफेंस होता है। अच्छा, ये फिर से याद दिला देता हूं कि इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट अंडर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी
सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी हमने प्रोसीजर देखा था कि ये वाले ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें खुद से कॉग्निजेबल नहीं होते, पुलिस खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेती, और ये ऑफेंस तभी कॉग्निजेंस में लिए जाते हैं जब वो पर्सन या वो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन करे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक का हो सकता है, 1,000 रुपए तक का फाइन भी इसमें है, और दोनों भी हो सकते हैं, यानी 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर 1,000 रुपए तक का फाइन, या फिर दोनों। सेक्शन 182 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए सेक्शन 183 पे आते हैं। सेक्शन 183 टॉक्स अबाउट रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब आपकी संपत्ति को जब्त किया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाती है रिकवरी करने के पर्पज से, या कोई ऑफेंस आपने कर दिया, तो बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी आपसे लेने आते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारी होते हैं वो, जो आपसे आपकी प्रॉपर्टी लेने आते हैं। लेने का मतलब अटैच करने आते हैं। तो दिस सेक्शन मेक्स इट पीनल to offer resistance to the taking of property by the lawful authority of any public servant। अब हमेशा यही होता है कि जब वो लोग आपकी प्रॉपर्टी आपसे लेने आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच करने आते हैं, तो आप उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, और कई बार तो इस रोकने की कोशिश में आप फोर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हो, हाथापाई भी कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज आप करते हो। अब एक चीज होती है कि भाई वो आपकी प्रॉपर्टी को अगर अटैच कर रहे हैं तो किसी कारण से कर रहे हैं, कुछ गलत आपने किया है इसलिए कर रहे हैं। वो लोग जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास थोड़ी ना कर रहे हैं कि आप उनको रजिस्ट करो। और अगर लॉफुली वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, वो लॉफुली अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप उन्हें रेजिस्ट करते हो वो काम करने से, या आप उन्हें रोकते हो अपनी पावर इस्तेमाल करने से, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो, आप सेक्शन 183 का ऑफेंस कर रहे हो। सेक्शन 183 में यही लिखा है, whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of public servant, knowing or having reason to believe that he is a public servant। ये भी याद रखना, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले रहा है, जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहा है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, फिर आपने रेजिस्ट कर दिया, तो सेक्शन 183 अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पर्सन आके प्रॉपर्टी छीनेगा तो फिर तो मैं रेजिस्ट करूंगा ना। तो सेक्शन 183 का ऑफेंस बनने के लिए ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको, कि आपको पता हो कि वो जो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहा है, द पर्सन हु इज अटैचिंग योर प्रॉपर्टी, और द पर्सन हु इज टेकिंग योर प्रॉपर्टी इज अ पब्लिक सर्वेंट। ये जानते हुए आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। वेयर अ पर्सन रजिस्टर्ड एन ऑफिशियल इन अटैचिंग प्रॉपर्टी अंडर अ वारंट, द टर्म ऑफ विच हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड, or which did not specify the date or before which it was executed, it was held that he was not guilty under this section। मान लो कि आपके घर पे एक पब्लिक सर्वेंट आया आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने, उनके पास वारंट भी होता है, वारंट के बेसिस पे ही वो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं। अब ठीक है, उनके पास जो वारंट आया, आपने जब उस वारंट को देखा तो आपको पता चला कि इस वारंट का जो टाइम पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। वो जो वारंट था उसका टाइम पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, या फिर उस वारंट पे डेट ही नहीं लिखी थी कि ये जो अपना प्रॉपर्टी अटैच करना है ये कब करना है, जबकि वारंट पे क्लियरली लिखा होता है कि आपको प्रॉपर्टी अटैच कब करना है, कब से कब तक कर सकते हो। तो आपके घर पे जब वो पब्लिक सर्वेंट आया आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने, तो आपने देखा कि वारंट एक्सपायर हो चुका है, आपने देखा कि उस वारंट में डेट ही नहीं है, तो फिर अगर आप उसको रेजिस्ट कर भी दोगे, फिर अगर आप उसको रोकोगे, तो वो आप सेक्शन 183 में ऑफेंस नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट जो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहा है उसके पास प्रॉपर वारंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी लॉफुल अथॉरिटी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आप उसको अगर रजिस्ट कर दोगे तो सेक्शन 183 का ऑफेंस नहीं कहलाएगा। बाकी इसमें जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ तक का इंप्रिजनमेंट है, 1,000 रुपए तक का जुर्माना है, दोनों भी हो सकता है, सेम पनिशमेंट जो सेक्शन 182 में आपने देखी। अब बात करते हैं 184। देखो 183 में आपने क्या किया था। 183 में पब्लिक सर्वेंट जब आपकी प्रॉपर्टी को आपसे ले रहे थे तब आप उन्हें रेजिस्ट कर रहे थे। रेजिस्ट करने का मतलब होता है कि आप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट क्या होता है कि जब पहले आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती ना, तो बाद में आपकी प्रॉपर्टी बेची भी जाती। अगर अटैचमेंट से प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर ली,
जो चीज आपसे चाहिए सरकार को, जो चीज आपसे चाहिए अपनी कोर्ट को या पब्लिक सर्वेंट को, अगर आप वो अभी भी नहीं दोगे तो अब वो आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे। अभी तो प्रॉपर्टी अटैच किया, प्रॉपर्टी बेच देंगे। तो सेक्शन 184 में बोलता हूं मैं कि अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो आप उस सेल को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पिछले सेक्शन में वो आपकी प्रॉपर्टी आपसे ले रहे थे तो आप उनको रजिस्ट कर रहे थे, और इस सेक्शन में वो आपकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आप उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, मतलब आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो। So this section punishes the intentional obstruction of the sale of any property conducted under the lawful authority of public servant. No physical obstruction is necessary. जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन हो वो फिजिकल हो, आप उधर मारा कुटी करो, कुछ करो। Use of abusing language by a person at an auction sale conducted by a public servant makes him liable to be convicted of an offense under this section. फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन करो ये जरूरी नहीं है। जिस जगह पे सेल हो रही है, जो पब्लिक सर्वेंट सेल कर रहा है, वहां जाके उस पब्लिक सर्वेंट्स के साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, उसको गालियां बकना कि तू मेरी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहा है, ये भी सेक्शन 184 का ऑफेंस कहलाता है। यानी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा करना, बाधा उत्पन्न करना। ये बाधा जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो। अगर आप उस पब्लिक सर्वेंट को गालियां दे रहे हो, अगर आप उस पब्लिक सर्वेंट को बुरा भला कह रहे हो, आप उस ऑक्शन सेल में जाके परेशानी क्रिएट कर रहे हो, जो लोग वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं ऑक्शन में उनको भगाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आप उस ऑक्शन सेल को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 तक का हो सकता है, फाइन 500 रुपीज तक का हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 185 की। 185 टॉक्स अबाउट इलीगल परचेस और बिड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो हमारे कुछ कुछ ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट खुद प्रॉपर्टी के लिए बिड नहीं कर सकते। जब ऑक्शन में प्रॉपर्टी बिक रही होती है तो ये पब्लिक सर्वेंट खुद उसमें बिडिंग नहीं कर सकते, ये उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, परचेस भी नहीं कर सकते, बिडिंग भी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये दोनों नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक लीगल इनकैपेसिटी होती है। लीगल इनकैपेसिटी मतलब कि लॉ ने आपको इस चीज के लिए इनकैपेबल बना दिया है कि आप ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो दिस सेक्शन मेक्स इट penal to bid at a public sale of property on account of a party who is under a legal incapacity to purchase it or to bid for it, not intending to complete the purchase as expressed to perform the obligation under which the bidder lays himself by such bidding. मतलब पहली चीज तो इसमें ये पनिशेबल है कि अगर आप लीगल इनकैपेसिटी में हो उस चीज को परचेस करने के, यानी कि लॉफुली आप उस चीज को परचेस कर ही नहीं सकते, मना है आपका वो परचेस करना, फिर भी आप वहां पे परचेस कर लेते हो या आप वहां पे बिडिंग कर लेते हो, तो सेक्शन 185 का ऑफेंस आपने कर दिया। तो एक चीज तो ये हो गई इसके अंदर। दूसरी चीज, आप ऑक्शन सेल में गए, आपने किसी प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा दी, आपने बिड लगा दी, जबकि आपका इंटेंशन ही नहीं है कि आप उस परचेस को कंप्लीट करोगे। यानी आपने बोली तो लगा दी है लेकिन आप उस परचेस को कंप्लीट नहीं करोगे, या आप पहले से ही सोच के बैठे हो। क्योंकि बोली लगाने का मतलब होता है कि सिर्फ एक तरह का कंफर्मेशन देना कि प्रॉपर्टी में ही खरीद रहा हूं। अभी आपने खरीदी नहीं है, पूरा पेमेंट करोगे तो प्रॉपर्टी आपकी होगी। तो आपने बिडिंग तो कर दी, बिड तो अपने फेवर में कर ली, जबकि आप चाहते ही थे कि आप उस चीज को खरीदो। अभी बिड कर ली, अब खरीदोगे नहीं, कल मना कर दोगे, ये चीज। ठीक है, यानी कि जो ऑब्लिगेशन उसमें लिखी है, जो बिडर को फॉलो करना पड़ती है, वो आप करने के इंटेंशन से बिड कर ही नहीं रहे हो। तो ये भी इसके अंदर एक ऑफेंस होता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली दो चीजें ऑफेंस है। कौन कौन सी दो चीजें? पहली चीज तो कि आप लीगल इनकैपेसिटी में हो परचेस करने की, फिर भी आप परचेस कर रहे हो। और दूसरी चीज कि यू आर बिडिंग नॉट इंटेंडिंग टू कंप्लीट द परचेस, परचेस नहीं करोगे फिर भी बिड कर रहे हो। तो आप सेक्शन 185 का ऑफेंस कर रहे हो, 1 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, 200 रुपए तक का जुर्माना, और दोनों भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। देखो मैं एक चीज बता दूं, जितने भी ऑफेंस हम अभी लगातार देख रहे हैं सेक्शन 175 से लेके अभी तक 188 तक अभी देखेंगे, चलते जाएंगे। एक चीज समझो, ये ऑफेंस आपको बहुत कम होते हुए नजर आएंगे। अगर आप रियल लाइफ में देखें इन चीजों को तो ऐसे ऑफेंस आपको बहुत कम नजर आएंगे होते हुए। तो उसका एक रीजन है, उसका रीजन बड़ा सिंपल है। ये ऐसे ऑफेंसेस नहीं है जो खुद से कॉग्निजेबल है। मैंने कहा था कि इन सब में पब्लिक सर्वेंट है, ये सारे ऑफेंसेस में पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट हो रहा है। और इन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस तभी लिया जा सकता है जब वो पब्लिक सर्वेंट राइटिंग में कंप्लेंट करे, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट जिसके सब ऑर्डिनेट है
यानी कि जो उसका सुपीरियर ऑफिसर है वो कंप्लेंट करे, और जब तक वो लोग रिटर्न में कंप्लेंट नहीं करते, इनमें से किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी चीजों के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए आपको ऐसे ऑफेंसेस कम देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन 186 की, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी पब्लिक ड्यूटीज निभाना होती है, उसको अपना काम करना होता है। जो लॉ उसको पावर देता है अपना काम करने की, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने की, अपनी ड्यूटीज निभाने की, उसे वो निभाना होता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट को अपने पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करने से रोक रहा है, तो वो व्यक्ति सेक्शन 186 का ऑफेंस कर रहा है। सेक्शन 186, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है वॉलंटरी, यानी कि आप अपनी इच्छा से उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, वॉलंटरी आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, it must be shown that the obstruction or the resistance was offered to a public servant in the discharge of his duties or public function as authorized by law। यहां पे इस ऑफेंस के लिए जरूरी है कि आप जिस पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, आप जिस पब्लिक सर्वेंट को रेजिस्ट कर रहे हो, वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज निभा रहा है या वो अपना पब्लिक फंक्शन निभा रहा है। अगर वो अपना पब्लिक फंक्शन निभा रहा होगा तब आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो सेक्शन 186 आप पे अप्लाई होगा। यानी कि सेक्शन 186 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? पहला इंग्रेडिएंट कि आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया, रोका, रेजिस्ट किया, और दूसरा कि जब वो अपने पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा था तब किया। यानी कि अगर वो अपने पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर रहा होगा, मान लो कि वो कोई ऐसी चीज कर रहा है विच इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, तब आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है तो आप उसको रोको मत। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट है और वो अगर अपनी लॉफुल ड्यूटी निभा रहा है तो आप उसको रोको मत। उसके बाद the word obstruction connotes some overt act in the nature of violence or show of violence। अभी थोड़ी देर पहले एक सेक्शन जब मैंने दिखाया था तो उसमें मैंने कहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर फोर्स वगैरह, वायलेंस वगैरह, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जरूरी नहीं है जब हम सेल की बात कर रहे थे। बट इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था 1955 में कि पब्लिक सर्वेंट को अपने पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करने से ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब कि आपकी तरफ से कोई सी ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। आप अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये चीज कैसे मालूम पड़ेगी कि आपने ऑब्स्ट्रक्शन किया है? आपके बिहाफ पे कुछ ऐसी ओवर्ट एक्ट होना चाहिए जिसमें आपने वायलेंस दिखाया हो या वायलेंस दिखाने की कोशिश की हो, या फोर्स दिखाया हो, या हाथ लगा के धक्का मारा हो। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन में कुछ तो ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। यहाँ पे भी सेक्शन 195 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं कि आपके ऊपर ऑफेंस तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा जब वो पब्लिक सर्वेंट जिसको आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया है वो कंप्लेन करे। यहाँ पे आपको 3 महीने तक के लिए जेल हो सकती है, 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। यानी कि या तो 3 महीने तक की जेल दे दो, या 500 रुपए तक का जुर्माना लगा दो, या फिर अगर हीनियस ज्यादा ही है ऑफेंस तो दोनों लगा दो। अब पता है ये जो सेक्शन 186 था, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकना है ना, एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज करने से रोकना। और एक और आपको मिलेगा सेक्शन 353। थोड़ा बेरेक पलटाओ पीछे, आपको सेक्शन 353 मिलेगा, आप वहां पे जाओ। सेक्शन 353 में क्या लिखा है? सेक्शन 353 में लिखा हुआ है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, आप उस पर हमला कर देते हो या आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो ताकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे। एक तरह से सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हो आप। यानी सेक्शन 353 में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिला, और सेक्शन 186 में भी हम यही देख रहे हैं। बस फर्क इतना सा है कि सेक्शन 186 के अंदर मेंशन नहीं कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो कि नहीं, असॉल्ट कर रहे हो कि नहीं, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिंग लिखा है। बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैंने आपको क्या बता दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कहीं ना कहीं वायलेंस और शो ऑफ वायलेंस होता है। तो अब आप बोलोगे कि सर सेक्शन 186 भी वही बोलता है जो 353 बोल रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो देखो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है 186, जो ऑटोमेटिक इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, कंप्लेंट होगी तभी होगा। और 353 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना किसी वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। 186 में एक्यूज्ड वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट अ पब्लिक सर्वेंट। 186 सेक्शन जो हमने अभी पढ़ा उसमें हमने देखा वॉलंटरी वर्ड यूज हुआ था, यानी कि एक्यूज जो है वो वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अपनी मर्जी से करता है ऑब्स्ट्रक्ट। बट 353 में एक्यूज्ड असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स व्हाइल द पब्लिक सर्वेंट इज डूइंग हिज ड्यूटी एज सच इज नेसेसरी। लेकिन 353 में वो पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है उस वक्त आप उस पर हमला करते हो या आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो।
अगर वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसमें हमला नहीं कर रहे, जब करेगा तभी करोगे। तो ये सेक्शन 353 और 186 में एक छोटा सा डिफरेंस था जो याद रखना। सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है और ये कॉग्निजेबल है, ठीक है, इतना सा फर्क पड़ता है। चलिए सेक्शन 186 भी कंप्लीट हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आते हैं 187 पे, ओमिशन टू गिव असिस्ट। सर सर सर, हाँ जी सेक्शन बोलिए। 186 में वायलेंस यूज नहीं होता है सर। 186 में अगर आप उसको बेरेक की वर्डिंग से देखोगे तो वायलेंस यूज नहीं हुआ, बेरेक के अकॉर्डिंग देखोगे तो वायलेंस नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड के अंदर आपकी तरफ से कुछ ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। एक ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे ये चीज क्लियर हो जाए कि आपने 186 का ऑफेंस किया, और वो जो ओवर्ट एक्ट है वो वायलेंस हो सकता है, या वायलेंस को दिखाना हो सकता है, या क्रिमिनल फोर्स का यूज करना हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 186 में वायलेंस नहीं होता, हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड के अंदर वो भी इंक्लूडेड है। किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर आप धक्का मार के रोकने की कोशिश करते हो, वायलेंस करके रोकने की कोशिश करते हो, तो भी तो रोक ही रहे हो ना आप उसको, वो भी तो ऑब्स्ट्रक्शन ही है। तो आप ये बोलोगे कि ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड में वायलेंस इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। बट जब मैं आपको 353 पढ़ाऊंगा ना, तो 353 के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें और आएगी जिससे आप खुद समझ जाओगे कि हाँ बहुत डिफरेंस है दोनों, ठीक है। तो अभी इतना लोड मत लो, अभी पहले समझ लो कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड के अंदर वायलेंस हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए अब आते हैं सेक्शन 187 पे, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। देखिए मैं कल जब आपको पढ़ा रहा था, परसों जब आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कई ऐसा बताया होगा आपको कि बहुत बार आपकी ड्यूटी होती है कि आप पब्लिक सर्वेंट की मदद करो, आप उन्हें असिस्ट करो। अगर वो कुछ पूछताछ करते हैं किसी ऑफेंस से रिलेटेड, आपके आस पड़ोस में हुआ है, तो आप उनकी मदद करो, ये आपकी ड्यूटी होती है। यू आर बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस टू सच पब्लिक सर्वेंट। ये चीज आपको सीआरपीसी में देखने को मिलेगी कि आपको मदद करना होती है पब्लिक सर्वेंट लोगों की। कोई अनजान आदमी आपके गांव में आ गया है, आप उस चीज की इंफॉर्मेशन दो वहां पे पब्लिक सर्वेंट को कि ये देखो ये अनजान आदमी गांव में आया है, रहता नहीं था यहाँ पे, ये नया नया आया है कहीं से। तो इसे आपकी ड्यूटी होती है, आप बाय लॉ आप बाउंड होते हो कि आप उनकी मदद करो। बट अगर बाउंड होने के बाद भी कि आपको मदद करना है, आप मदद नहीं करते हो, आप ओमिट कर देते हो मदद करना, तो आप सेक्शन 187 का ऑफेंस कर देते हो। सेक्शन 187 क्या करता है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फर्स्ट इन जनरल टर्म्स फॉर द पनिशमेंट वेयर अ पर्सन बीइंग बाउंड बाय लॉ टू रेंडर असिस्टेंस टू पब्लिक सर्वेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी इंटेंशनली ओमिट्स टू असिस्ट, एंड सेकंड फॉर द पनिशमेंट व्हेन द असिस्टेंस इज डिमांडेड फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पसेस। इसमें दो चीजें हैं, एक तो जब आप खुद बाउंड बाय लॉ होते हो मदद करने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए, पर आप नहीं देते हो, तो आपने ऑफेंस कर दिया। मतलब आप बाउंड हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, किसी लॉ ने आपके ऊपर ये ड्यूटी लगाई है कि आप पब्लिक सर्वेंट की मदद करो, और आप नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज कि जब पब्लिक सर्वेंट ने खुद आपसे असिस्टेंस मांगा है, मदद मांगी है किसी स्पेसिफाइड पर्पस के अंदर, उन्होंने आपसे मदद मांगी है कि यार बता दो ऐसा आपने देखा क्या, फिर भी आप उनकी मदद नहीं कर रहे हो। मतलब पहला तो आप खुद वॉलेंटरी इंटेंशनली, जहां पे आप खुद ड्यूटी बाउंड थे उनकी हेल्प करने के लिए, आप नहीं कर रहे हो, और दूसरा जब वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं तब भी आप नहीं कर रहे हो। तो ये दोनों ही ऑफेंसेस होते हैं, दोनों में ही आप ओमिशन कर रहे हो हेल्प करने से। तो जब यू आर बाउंड बाय लॉ, जब आप बाउंड बाय लॉ होते हो हेल्प करने से, फिर भी आप हेल्प नहीं करते हो, तो सिंपल इंप्रिजनमेंट 1 मंथ तक का हो सकता है, फाइन 200 रुपीज तक का हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और जब वो आपसे असिस्टेंस मांग रहे हैं फिर भी आप नहीं कर रहे हो, यानी वो आपसे मदद मांग रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे हो, उस केस में सिंपल इंप्रिजनमेंट 6 मंथ तक का हो सकता है, फाइन 500 रुपए तक का हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। आप देखिए दोनों में कितना फर्क है, यहाँ पे सजा 1 महीने तक की थी, यहाँ पे सजा 6 महीने तक की, यहाँ जुर्माना 200 रुपए का, यहाँ जुर्माना 500 रुपए का। क्यों बढ़ गया इतना ज्यादा? ऐसा इसलिए बढ़ गया क्योंकि पब्लिक सर्वेंट आपकी मदद मांग रहे हैं, और आप उनकी मदद मांगने के बाद भी उनकी मदद नहीं कर रहे हो। यानी कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट बढ़ा के ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप एक सिटीजन हो, अगर आप एक नागरिक हो, और एक पब्लिक सर्वेंट अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, कोई मदद चाहता है, तो आपकी ड्यूटी होती है कि आप उसकी मदद करो। फिर भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए जेल में जाओ। सेक्शन 187 कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन 188 पे। देखिए ये सेक्शन 188 जो है ना,
ये बहुत ही कॉमन सेक्शन है और समझ लो कि आपको इसको रटना है। ये इतना कॉमन सेक्शन है कि ऐसा कोई नेता नहीं होगा हिंदुस्तान का जिसके ऊपर सेक्शन 188 ना लगा हो। ठीक है, ऐसा कोई नेता नहीं है इंडिया में जिसके ऊपर सेक्शन 188 नहीं लगा हो। बेसिकली सेक्शन 188 कहता है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया है और आपने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, आपने उस ऑर्डर को डिसओबे कर दिया। यानी लोक सेवक ने अगर कोई आदेश दिया है तो आपने उस आदेश की अवज्ञा कर दिया, आपने उस ऑर्डर का डिसओबीडियंस कर दिया। इसको सेक्शन 188 का ऑफेंस बोलते हैं। अब नेता लोगों के ऊपर ये सेक्शन क्यों लग जाता है? देखो, नेता लोगों के ऊपर ये सेक्शन इसलिए लग जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको जब कोई चीज का मना किया जाता है कि आपको यहाँ खड़े होकर आंदोलन नहीं करना है, आपको यहाँ खड़े होकर भीड़ नहीं लगाना है, आपको कलेक्टर ऑफिस को नहीं घेरना है, बट क्या होता है कि उनको जिस चीज का मना करो उनको वही करना होता है मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए, तो वो कर देते हैं। अब चूंकि पब्लिक सर्वेंट यानी कि कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था कि अभी भैया यहाँ पे आप भीड़ नहीं लगा सकते, फिर भी नेताजी चले तो भीड़ लगाने चले गए। अब हुआ क्या कि देयर वाज अ ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच वाज ड्यूली प्रमलगेटेड। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था कि भीड़ नहीं लगाना है, ये एक ऑर्डर है। उसके बाद भी नेताजी वहां भीड़ लगाने चले गए, मतलब कि ही इज डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। आप उस पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को डिसओबे कर रहे हो एंड देयरफॉर यू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 188। इसलिए मैंने कहा था कि कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान का जिसपे सेक्शन ना लगा। ठीक है, तो कितना इजी है सेक्शन लगना। अब इस सेक्शन के लगने के बाद की बात देखते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। इंग्रेडिएंट्स ये चाहिए कि अ लॉफुल ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट इट। हमने इतना तो देख लिया कि पब्लिक सर्वेंट के दिए ऑर्डर को अगर आप डिसओबे करोगे तो आप सेक्शन 188 का ऑफेंस कर रहे हो। लेकिन हम अभी उस ऑर्डर के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सा ऑर्डर है। देखो भाई साहब, वो लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो अनलॉफुल ऑर्डर हो। वो ऑर्डर लॉफुल होना चाहिए और ऐसे पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिया जाना चाहिए जो एम्पावर्ड हो। यानी जो पब्लिक सर्वेंट वो ऑर्डर दे ही नहीं सकता, अगर वो पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर दे के बैठ गया और फिर आप उसको डिसओबे कर रहे हो तो आप ऑफेंस नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो आप ऑफेंस? क्योंकि जिस ऑर्डर को आपने डिसओबे किया है वो ऑर्डर देने के लिए तो वो पब्लिक सर्वेंट एम्पावर्ड ही नहीं था। सपोज करो कि मैं कर्फ्यू लगाने के लिए पावर नहीं हूं, मेरे पास कर्फ्यू लगाने की पावर नहीं है, बट फिर भी मैंने एक कागज के ऊपर कर्फ्यू लगाने का ऑर्डर लिख के शहर में बंटवा दिया। तो अब अगर आप उस कर्फ्यू का उल्लंघन करोगे, अगर आप उस कर्फ्यू का पालन नहीं करोगे तो आप कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास कर्फ्यू लगाने की पावर ही नहीं थी, है ना। तो पहला इंग्रेडिएंट इस ऑफेंस का क्या है कि लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए और उस पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिया जाना चाहिए जो एम्पावर्ड। दूसरी चीज, नॉलेज ऑफ द ऑर्डर विच मे बी जनरल और स्पेशल। देखो, आप कोई चीज कर रहे हो और वो चीज गलत है, ये आपको पता तभी चलता है जब आप जानते हो कि वो चीज करना मना है। मतलब जो चीज करना मना है आपको पता है, अगर आप वो करोगे तो वो गलत है। बट मैं तो कहता हूं आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है तो क्या करोगे, उसको तो गलती बोलते हैं। तो अगर आप किसी, सपोज करो कि आप भीड़ लगा देते हो, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इकट्ठा होना, पीसफुली असेंबल होना अलाउड है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो कहीं पे, तो आप पीसफुली असेंबल हो गए क्योंकि आपको लगा वो आपका फंडामेंटल राइट है। आपको पता ही नहीं कि इस शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है अभी, या आपको पता ही नहीं कि यहाँ के मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे रखा है कि अभी हम भीड़ नहीं लगा सकते। यानी यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑर्डर, तो भी आपने ऑफेंस नहीं किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफेंस कर करके बाद में झूठ बोल दो कि हमें तो पता ही नहीं था ऑर्डर के बारे में। ये डिफेंस में आप इसको उठा सकते हो, बट द नॉलेज ऑफ द ऑर्डर में भी जनरल और स्पेशल। कोई जनरल नॉलेज आपको उस ऑर्डर का होना चाहिए या कुछ स्पेशल नॉलेज आपको उसका होना चाहिए, फिर अगर आप करते हो तो वो डिसओबीडियंस कहलाता है। तीसरी चीज, डिसओबीडियंस ऑफ सच ऑर्डर। और चौथी चीज, द रिजल्ट दैट इज लाइकली टू फॉलो फ्रॉम सच डिसओबीडियंस। पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए हुए ऑर्डर होने के बाद भी आपने उसको डिसओबे किया था तो उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या कंसिक्वेंस निकला, ये चार चीजें यहाँ पे देखी जाती है। यानी चार इंग्रेडिएंट यहाँ पे हो गए। लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए, एम्पावर्ड पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिया जाना चाहिए,
आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, आप उसका डिसोबे करना चाहिए, और चौथा उसका रिजल्ट क्या रहा वो भी देखते हैं। और सेक्शन 188 जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, पुलिस इसका कॉग्निजेंस ले सकती है। बेलेबल का मतलब होता है कि आपको इसमें बेल मिल जाती है। बट अगर आप देखें तो स्टेट के बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेक्शन 188 को नॉन बेलेबल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ये स्टेट इसमें अपने अपने अमेंडमेंट कर सकती है। बाकी नॉन कंपाउंडेबल है, राजीनामा इसके अंदर नहीं होता है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। देयर मस्ट बी एविडेंस दैट द एक्यूज्ड हैज नॉलेज ऑफ द ऑर्डर विद द डिसओबीडियंस ऑफ व्हिच ही इज चार्ज। जब आपके अगेंस्ट ये ऑफेंस प्रूफ किया जाता है कि आपने सेक्शन 188 का ऑफेंस किया है, तो वहां पे एक एविडेंस प्रोसिक्यूशन को ये भी देना होता है कि आपको उस ऑर्डर का नॉलेज था फिर भी आपने डिसोबे किया। अगर आप, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉलेज होना एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है इसका, अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर चार्ज बनेगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं पनिशमेंट कितनी। देखो पनिशमेंट कितनी है वो डिपेंड करता है कि आपके उस डिसोबीडियंस से नुकसान कितना हुआ है। जो आपने डिसोबीडियंस किया है, जो आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, उससे नुकसान क्या हुआ। इफ सच disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury, अगर आपके उस disobedience से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, या किसी को अनोयंस हुआ, या किसी को इंजुरी हुई, या ऑब्स्ट्रक्शन होने का रिस्क रहा, या अनोयंस या इंजुरी होने का रिस्क रहा, तो आपको सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा, जो कि 1 महीने तक का हो सकता है, 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और अगर आपके डिसोबीडियंस से किसी की लाइफ डेंजर में आई, या किसी की हेल्थ या सेफ्टी डेंजर में आई, ये ज्यादा बड़े ऑफेंस होते हैं कि ह्यूमन लाइफ खतरे में डाल दिया आपने, ह्यूमन हेल्थ खतरे में डाल दिया आपने, या फिर आपने दंगा या एफरे करवाने जैसी कोई कोशिश कर ली, आपके उस डिसोबीडियंस से दंगा हो गया या एफरे हो गया, तो आपका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने तक का हो सकता है, फाइन 1,000 रुपए तक का हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। देखिए सजा 6 टाइम बढ़ गई, फाइन 5 टाइम्स बढ़ गया, 1 महीने से 6 महीने हो गया, 200 रुपए से 1,000 रुपए हो गया, जस्ट बिकॉज आपने ह्यूमन लाइफ को खतरे में डाला। ठीक है, उसके बाद it is open to a person charged under this section to plead in defense that the order though made with jurisdiction was utterly wrong or improper on merits। अच्छा, इसमें एक आप डिफेंस भी उठा सकते हो। जब कभी आपके ऊपर सेक्शन 188 का चार्ज लगता है, तो वहां पे आप अपने डिफेंस में ये भी बोल सकते हो कि वो जो ऑर्डर दिया गया है वो गलत है, वो इम्प्रॉपर है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इंग्रेडिएंट की लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि जब कभी आप सेक्शन 188 में फंस जाओगे, आपके ऊपर कभी मान लो सेक्शन 188 का चार्ज लग जाता है, तो जब आप वहां पे कोर्ट में अपने डिफेंस में कुछ बोलोगे, तो आप अपने डिफेंस में ये भी बोल सकते हो कि सर इनने जो ये ऑर्डर दिया था ना, ये ऑर्डर गलत है, ये ऑर्डर इम्प्रॉपर है, इस ऑर्डर में मेरिट्स नहीं है, ये ऑर्डर सही नहीं है। आप ऐसा डिफेंस वहां पे बना सकते हो। बाचूराम वर्सेस स्टेट AIR 1956 के केस में इसको बोल दिया गया था। उसके बाद a written complaint by a public servant is a signed co-non to initiate a criminal proceeding under section 188 of IPC against those who with the knowledge of that order has been promulgated by a public servant, directing either to abstain from a certain act or to take a certain order with certain property in possession or under his management disobey that order। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी पब्लिक सर्वेंट की रिटर्न कंप्लेंट जरूरी है। एक पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पे कंप्लेन करना पड़ेगी कि इन लोगों ने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इट इज अ साइन को नॉन, यानी कि ये एक एसेंशियल प्रोसेस है अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है तो। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति की ऑर्डर की आपने अवज्ञा की है, जिस व्यक्ति का ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया है, उसकी कंप्लेंट यहाँ पे जरूरी होती है। चलिए बात करते हैं सेक्शन 189 की। सेक्शन 189 पे आओगे तो पता पड़ेगा थ्रेट टू इंजुरी टू पब्लिक सर्वेंट, यानी आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाने की धमकी दे दी है, लोक सेवक को ही चोट पहुंचाने की धमकी दे दी कि मैं तुझे मारूंगा। अंडर दिस सेक्शन देयर मस्ट बी अ थ्रेट ऑफ इंजुरी आइदर टू द पब्लिक सर्वेंट और टू एनीवन इन whom द एक्यूज्ड बिलीव्स द पब्लिक सर्वेंट टू बी इंटरेस्टेड। अब देखो सेक्शन को जब पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाने का ऑफेंस इसमें इंक्लूडेड है, बट नहीं। एक तो अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाने की धमकी देते हो, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और दूसरा किसी ऐसे पर्सन को चोट पहुंचाने की धमकी देते हो जिसमें पब्लिक सर्वेंट इंटरेस्टेड हो, या पब्लिक सर्वेंट के बच्चे को, या पब्लिक सर्वेंट के माता पिता को, या पब्लिक सर्वेंट के किसी ऐसे इंसान को जिसमें पब्लिक सर्वेंट इंटरेस्टेड हो, उसको चोट पहुंचाने की धमकी देते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे, तो पहली बात तो ये कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो।
आप किसी पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाने की धमकी क्यों दे रहे हो? आप उस पब्लिक सर्वेंट के रिश्तेदारों को चोट पहुंचाने की धमकी क्यों दे रहे हो? आप ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि वो कोई ऐसा काम करे जो वो नहीं करता, या वो कोई ऐसा काम नहीं करे जो वो करने वाला है। मतलब यहाँ पे आप उसको धमकी इस पर्पज से दे रहे हो कि जो काम के लिए वो आया है करने के लिए, आप उसको वो करने से रोकना चाहते हो। आप उसको कह रहे हो कि देख, अगर तूने ये प्रॉपर्टी ली तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, बंदूक लेके खड़े हो। आप सेक्शन 189 का ऑफेंस कर रहे हो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल ऑफेंस होता है, बट इसमें 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है, फाइन भी है अनलिमिटेड, और दोनों भी हो सकता है। मतलब 2 साल तक की जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, दोनों लगाया जा सकता है। तो ऐसा मत करना। सेक्शन 190, थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। ये आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का। इसमें आप क्या कर रहे हो? The object of this section is to prevent person from terrorizing others with a view to deter them from seeking the protection of public servant against any injury. Whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant legally empowered as such to give such protection. यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हो? आप इसमें ये कर रहे हो कि आप इसमें इंजुरी किसी पब्लिक सर्वेंट को नहीं, आप किसी नॉर्मल पर्सन को दे रहे हो। यानी कि आप किसी नॉर्मल पर्सन को धमका रहे हो, डरा रहे हो कि देख, अगर तूने पब्लिक सर्वेंट की हेल्प ली तो मैं तुझे मार दूंगा। मतलब कि आप किसी नॉर्मल पर्सन को धमका रहे हो, डरा रहे हो कुछ करवाने के लिए, और ये भी कह रहे हो कि पब्लिक सर्वेंट की मदद लेने की कोशिश मत करना। समझे? यानी कि किसी नॉर्मल पर्सन को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, और ये भी कह रहे हो कि पब्लिक सर्वेंट की हेल्प मत लेना, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना वरना जान से मार दूंगा। ये आप सेक्शन 190 का ऑफेंस कर रहे हो। और इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा है कि आप किसी को डरा नहीं सकते, आप किसी को टेरराइज नहीं कर सकते, ये इस पर्पज से कि वो अपने पब्लिक सर्वेंट से हेल्प ना मांगे। आप उन्हें चोट पहुंचा रहे हो तो वो तो पब्लिक सर्वेंट से हेल्प मांगेंगे ना, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो आप चोट पहुंचा के उनको ये मत बोलो कि पुलिस को मत बुलाना वरना और मारेंगे। ये आप ऑफेंस कर रहे हो सेक्शन 190 का। और सेक्शन 190 का ऑफेंस जो है उसमें 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। क्योंकि ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस बिना वारंट के इसमें आपको अरेस्ट नहीं करती। बट अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो वहां पे सेक्शन 190 को कॉग्निजेबल बना के रखा हुआ है। यानी कि सेक्शन 190 में अगर आप किसी पर्सन को डराते हो, और आप किसी पर्सन को डराते हो और इस पर्पज से डराते हो कि वो पब्लिक सर्वेंट की हेल्प नहीं मांगे, आप उसको रेजिस्ट करते हो पब्लिक सर्वेंट की हेल्प मांगने से, तो वहां पे पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है? तो एमपी और छत्तीसगढ़ में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बाकी सारे स्टेट में ये नॉन कॉग्निजेबल है, इसको याद रखिएगा। तो सेक्शन 190 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और सेक्शन 190 के साथ जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 10, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब मूव करते हैं चैप्टर 11। अब चैप्टर 11 क्या है? चैप्टर 11 का टाइटल पढ़ोगे तो लिखा है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। फॉल्स एविडेंस को मिथ्या साक्ष्य कहा जाता है, झूठी गवाही कहा जाता है, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। बड़ी सिंपल सी बात है, पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ऑफेंस होता है अगर आप कोर्ट में जाकर झूठी गवाही देते हो, तो झूठे बयान देते हो। ये सारे ऑफेंसेस चैप्टर 11 में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 11 को आप देखोगे तो अभी तक का बहुत बड़ा चैप्टर आपको दिखेगा। 191 से शुरू करेंगे तो 229A तक ही पढ़ते जाएंगे। दिस चैप्टर रिलेट्स टू फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अगर सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी को फिर से देखोगे तो 193 से 196, 199, 200, 205 से 211 और 228, ये सारे ऑफेंसेस इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। तो ये जो ऑफेंसेस है पर्टिकुलर, इन सारे ऑफेंसेस में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती कब तक? जब तक कि राइटिंग में कंप्लेंट ना आए उस कोर्ट की या उस ऑफिसर की जिसके साथ फॉल्स एविडेंस हुए। ठीक है? यानी सेक्शन 195 की जो वो परमिशन लेने वाली बात होती है, जिसमें कि पब्लिक सर्वेंट या ऑफिसर जिसके साथ गलत हुआ है वो खुद कंप्लेंट करता है तो ही कॉग्निजेंस लिया जाता है, वो यहाँ चैप्टर 11 में भी कुछ कुछ ऑफेंसेस में अप्लाई
होता है, सारे में नहीं होता है बट कुछ कुछ में होता है, जैसे कि 193 से 196 तक हो गया, 199 पे हो गया, 200 पे हो गया, 205 से 11 तक हो गया, 228 पे हो गया। तो ये चीज आप याद रखना। चलो अब एक एक करके हम इसको पढ़ना शुरू कर देते। सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। सबसे पहला सेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें फॉल्स एविडेंस देना मतलब क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य देना मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि झूठी गवाही देना, फॉल्स एविडेंस देना, इसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। टोटल 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर होते हैं। पहली चीज, अ पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड बाय एन ओथ और एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रुथ। पहली चीज तो ये कि झूठी गवाही का मतलब ये होता है कि आपने झूठ बोला, और आपने झूठ बोला। इस चीज से तकलीफ क्या है, इस चीज से तकलीफ क्या है कि आपको झूठ नहीं बोलना था। हम रोज बहुत झूठ बोल देते हैं, कुछ नहीं होता है उससे, बट झूठ बोलने से दिक्कत तब होती है जब किसी चीज के लिए झूठ नहीं बोलना था पर बोल दिया। तो पहली चीज यहां पे हुई कि अ पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रुथ। या दूसरी चीज, टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, या किसी पर्टिकुलर चीज पे आपको कुछ डिक्लेयर करना था, यानी कि आप लीगली बाउंड थे, कोर्ट ने आपको शपथ दिलवाई थी कि सच बोलना है, या फिर एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट में आपको सच ही बोलना है, फिर भी आपने झूठ बोला। ये पहला इंग्रेडिएंट है कि आप लीगली बाउंड होना चाहिए वहां पे सच बोलने के लिए, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिक्लेरेशन देने के लिए। दूसरा इंग्रेडिएंट, ही मस्ट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर भी आपने क्या करा, फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया। तीसरी चीज, ही मस्ट नो और बिलीव इट टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और आपने जो फॉल्स एविडेंस दिया, आपने जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया, आप जानते हो कि वो फॉल्स है, या अगर आप ये नहीं जानते हो कि वो फॉल्स है तो एटलीस्ट आप ये जानते हो कि वो सच नहीं है, क्योंकि जो सच नहीं होता उसको कोर्ट झूठ मानती है। तो आप 3 इंग्रेडिएंट देखो कितने सिंपल है। पहला इंग्रेडिएंट कि आप वहां पे लीगली बाउंड थे कि आपको सच बोलना है। दूसरा, आपने झूठ बोला। और तीसरा, कि आपने जो झूठ झूठ बोला, आप जानते थे कि वो झूठ था, या फिर आप जानते थे कि वो सच नहीं है। तो ये 3 चीजें होती है यहाँ पे इंग्रेडिएंट, अगर आप फॉल्स एविडेंस के केस में फंसना चाहते हो। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर आप लीगली बाउंड हो ही नहीं सच बोलने के लिए, फिर आप झूठ बोल दोगे, तो आपने ऑफेंस नहीं किया, आपने फॉल्स एविडेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप लीगली बाउंड थे ही नहीं वहां सच बोलने के लिए। तो अब आप वहां पर झूठ बोलो सच बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट जो है लीगली बाउंड होने वाला वो वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब उसके बाद एक चीज पढ़ते हैं। If the court has no authority to administer an oath, the proceeding will be quorum non judice, not before a court, not before a judge, and a prosecution for false evidence will not stand. अगर किसी कोर्ट के पास आपको शपथ दिलाने की अथॉरिटी नहीं है, यानी कोई कोर्ट आपको ओथ नहीं दिला सकती, और आपने उनके सामने झूठ बोल दिया, तो क्या आपके ऊपर फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगाया जा सकता है? उसका आंसर है नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि जो कोर्ट आपको शपथ नहीं दिला सकती, जो कोर्ट के पास आपको शपथ दिलाने की अथॉरिटी नहीं है, इसका मतलब कि वो कोर्ट एक जज नहीं है, क्योंकि जज तो वही है जो आपको शपथ दिला के आपसे एविडेंस ले सकता है। बट अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट में आपको शपथ दिलाने की अनुमति नहीं है, वो आपसे शपथ नहीं ले सकते, मतलब कि वो आपसे शपथ लेके आपके एविडेंस नहीं ले सकते, तो ऐसी प्रोसीडिंग को कोरम नॉन जुडाइस बोलते हैं, यानी कि नॉट बिफोर अ जज। तो उस केस में आपके ऊपर फॉल्स एविडेंस का चार्ज बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर कोई ओथ ही नहीं है, आप लीगली बाउंड हो ही नहीं वहां सच बोलने के लिए। तो इन दैट केस नो फॉल्स एविडेंस चार्ज इज स्टैंडिंग ऑन यू। ठीक है। दूसरी चीज, if there is no compulsion to make any declaration as required by law, section 191 will not have any application. अगर आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है डिक्लेरेशन करने का, तो सेक्शन 191 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लीगली बाउंड हो शपथ लेके कि आपको सच बोलना है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ डिक्लेरेशन देना है। बट अगर आपके ऊपर डिक्लेरेशन देने का कंपल्शन नहीं है, यानी कि आपके ऊपर यह कंपल्सरी नहीं है कि आपको डिक्लेरेशन देना ही देना है,
तो फिर सेक्शन 191 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप झूठा डिक्लेयर कर दोगे तो भी सेक्शन 191 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आप डिक्लेयर कर रहे हो वो चीज डिक्लेयर करना कंपलसरी है ही नहीं, ऑप्शनल है। तो फिर आप झूठ बोलो सच बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, an oath or a solemn affirmation is not a sign known in the offense of giving false evidence. The offense may be committed although the person giving false evidence has been either sworn or affirmed. अभी आपने सेक्शन में देखा था कि ओथ होना चाहिए लीगली बाउंड बाय ओथ, यानी कि शपथ लिया आपने, प्रतिज्ञा लिया, इसलिए आप लीगली बाउंड हो के आपको सच बोलना है। तो मैं आपको बता दूं कि शपथ का होना यहाँ पे नॉट अ साइन को नॉन, मतलब कि वो एक बहुत जरूरी चीज नहीं है सेक्शन 191 के लिए। ऑफेंस 191 में तब भी हो सकता है जब आपको एफर्मेशन दिलवाया हो। एक शपथ होती है और एक एफर्मेशन होता है, सच ही बोलूंगा। और एफर्मेशन का मतलब होता है कि आपने सिर्फ इतना बोला है कि मैं सच बोलूंगा, है ना। मतलब एफर्मेशन एक अलग चीज होती है, ओथ एक अलग चीज होती है। ओथ एक बड़ी चीज होती है, आप ये समझ सकते हो, एफर्मेशन से भी ऊपर होती है ओथ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे ओथ ली हो, ये जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे शपथ ली हो तो ही फॉल्स एविडेंस का केस बनेगा। अगर आपने नॉर्मल एफर्मेशन में भी फॉल्स एविडेंस दे दिया है तो भी सेक्शन 191 का ऑफेंस आपके ऊपर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद, अंडर दिस क्लॉज सैंक्शन ऑफ ओथ इज नॉट नेसेसरी, देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ कंपेलिंग अ पर्सन टू स्टेट द ट्रुथ। यही चीज आपको वापस से बता दी मैंने कि शपथ का होना जरूरी नहीं है इसके अंदर, यानी ये जरूरी नहीं है कि शपथ ली हो तो ही आपको फॉल्स एविडेंस का चार्ज आपके ऊपर लगाया जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन है कि आपको वहां झूठ नहीं बोलना है और आपने झूठ बोल दिया तो भी आपके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर लॉ में लिखा है, सीआरपीसी में लिखा है कि आपको सच सच बताना है और आपने वहां झूठ बोल दिया, तो मतलब आपने फॉल्स एविडेंस दे दिया। फिर चाहे आपने वहां पे शपथ ना ली हो, शपथ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि उस लॉ में लिखा है ना कि आपको सच बोलना है, फिर भी आपने झूठ बोला ना, मतलब आपने फॉल्स एविडेंस दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फॉल्स एविडेंस शुड बी मटेरियल टू द केस इन विच इट इज गिवन। अब देखो, आप मानते हो इस चीज को कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया, आप भी मान रहे हो इस चीज को कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया है, बट आप कोर्ट को क्या बोल रहे हो कि सर मैंने जो फॉल्स एविडेंस दिया वो फॉल्स एविडेंस इस केस में रिलेटेड ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो फॉल्स एविडेंस दिया है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आपने जो फॉल्स एविडेंस दिया हो वो उस केस के लिए हानिकारक हो या वो उस केस के लिए खराब हो। यहां पे ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ फॉल्स एविडेंस देने का बनता है। इट इज नॉट मटेरियल थिंग, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द एविडेंस इज मटेरियल और नॉट। वो जो आपने झूठा एविडेंस दिया है उससे कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा, उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है कि आपने झूठा एविडेंस दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कोर्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट मतलब एक जवाब दावा आप वहां पे फाइल कर रहे हो, आप उसमें आखिरी में एक चीज लिखते हो, आप उसमें एक एफिडेविट भी लगा के देते हो। आखिरी में आप लिखते हो कि मैंने जो कुछ भी कहा है इसके अंदर वो मेरे नॉलेज और मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंग पूरा सच है, मैंने सच के सिवा कुछ नहीं कहा है, मैंने कोई छोटी चीज नहीं कही है, आप ऐसा लिखते हो उसके अंदर। सो अ पर्सन हु इज फाइलिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट इन अ सूट इज बाउंड बाय लॉ टू स्टेट द ट्रुथ। जब आप एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हो, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो, तो आप बाउंड होते हो कि आप जो कुछ भी बोलोगे वो सच बोलोगे उसके अंदर। ये जो मैं चीज आपको समझा रहा था ना कि अगर आपने ओथ नहीं लिया तो कोई बात नहीं, ओथ की जरूरत ही नहीं है, बट किसी लॉ के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए जो आपको सच बोलने के लिए कहे। तो आप देखो कि जब आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो तो सीपीसी के अंदर ये क्लियरली लिखा है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, कि आप जो रिटर्न स्टेटमेंट दोगे उस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सच सच ही बोलना, झूठ मत बोलना। यानी कि वो एक स्पेसिफिक प्रोविजन है लॉ का जो आपको सच बोलने के लिए कह रहा है। नाउ यू आर बाउंड बाय लॉ टू स्पीक द ट्रुथ। फिर भी आपने क्या किया, झूठा बोल दिया, जबकि आप जानते हो कि आप जो बोल रहे हो वो झूठ है, आप जानते हो कि वो सच नहीं है, फिर भी आपने झूठा बोल दिया, जबकि आपको लॉ के अकॉर्डिंग वहां पे सच बोलना चाहिए था, तो भी यू आर गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर झूठ बोल देना गिल्टी ऑफेंस, गिल्टी ऑफ फॉल्स एविडेंस, गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। मेहरबान सिंह का केस था ये 1884 का, सिंपल है, समझ में आपको आ चुका होगा। देखो, ये जितने भी फॉल्स एविडेंस देने की बात होती है उसको परजुरी कहते हैं, परजुरी। The fact that the trial in which false evidence perjury is given to be commenced de novo owing to irregularity does not exonerate the person giving false evidence in that trial from the obligation. He is liable for giving false evidence. मैंने आपको अभी एक चीज बताई थोड़ी देर पहले
कि आपने किसी केस में फॉल्स एविडेंस दिया तो वो फॉल्स एविडेंस नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हार्मफुल है कि नहीं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आपने फॉल्स एविडेंस दिया, दैट इज द ऑफेंस। आपके फॉल्स एविडेंस से क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने फॉल्स एविडेंस दिया उससे फर्क पड़ता है। तो मान लो कि कोई एक केस चल रहा था जिस केस में आपने झूठे एविडेंस दिए और बाद में पता चलता है कि वो केस डी नोवो फिर से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि उस केस में कुछ इरेगुलरिटी थी, कोर्ट ने किसी ऐसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था जो कोर्ट को करना था, और उस इरेगुलरिटी के कारण उस केस का फिर से एक नया ट्रायल चलेगा। समझना मेरी बात। एक केस चल रहा था, उस केस के अंदर आपने झूठा एविडेंस दिया था और बाद में मालूम पड़ता है कि वो जो केस था उस केस में कुछ इरेगुलरिटी थी और उस इरेगुलरिटी के कारण वो केस फिर से शुरू होगा, एकदम फ्रेश, नया। तो सवाल ये उठता है कि आपने झूठा एविडेंस तो उस पुराने केस में दिया था, अब तो वो केस का ट्रायल फिर से शुरू हो रहा है, नया वाला। तो क्या नया केस शुरू होने के कारण आपने जो झूठा एविडेंस दिया था आप उस चार्ज से बच जाओगे, ये कह के कि अरे वो तो केस ही खत्म हो गया, वो केस तो गलत था, तो मैंने भी जो झूठा एविडेंस दिया वो गलत था, छोड़ दो मुझे? तो इसका आंसर है नहीं। चाहे भले ही उस केस में कुछ इरेगुलरिटी हो, चाहे वो केस का ट्रायल फिर से शुरू हो जाए, बट आपने आपका फॉल्स एविडेंस देने का जो काम था वो तो कर दिया ना, तो आपको तो फॉल्स एविडेंस के लिए अभी भी लायबल माना जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था अभी कि सेक्शन 191 जो है, ये सेक्शन 191 में एक चीज याद रखना कि इसमें ना प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन लेना पड़ता है। यानी अगर आपके ऊपर फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगाना है और उसका कॉग्निजेंस लेना है कोर्ट को, तो वहां पे जिस के सामने आपने फॉल्स एविडेंस दिया वो आपके खिलाफ एक कंप्लेन करेंगे या वो आपको सैंक्शन देंगे, आपके अगेंस्ट केस चलाने का सैंक्शन वो देंगे कि हाँ इनने मेरे सामने झूठ बोला है, इनके ऊपर केस चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2018 में that court should sanction the prosecution for perjury only in those cases where perjury appears to be deliberate and where it would be expedient in the interest of justice to punish the delinquent and not merely because there is some inaccuracy in the statement। मैं आपको बता दूं, ये झूठे एविडेंस देने का सिलसिला हमारे इंडिया की कोर्ट में रोज चलता है। मैं तो कहता हूं 90% केस में तो गवाह झूठी बोलता है। यानी कि अगर हर एक फॉल्स एविडेंस का केस बनने लग जाए तो हमारे देश में जो ऑफेंस अभी हो रहे हैं, जो क्राइम अभी हो रहे हैं, उससे ज्यादा केस फॉल्स एविडेंस के चलेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस पंकज चौधरी वाले केस के अंदर यह कहा था कि अगर फॉल्स एविडेंस का कोई केस आता है तो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन तभी दो जब आपको पता हो कि वो परजुरी जो है वो डेलिबरेट है, यानी कि सामने वाले ने जो झूठा एविडेंस दिया है वो डेलिबरेटली दिया है, अपनी इच्छा से दिया है, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में उसको पनिश करना बहुत जरूरी हो। यानी जस्टिस के लिए जरूरी है कि उसको पनिश करो, सिर्फ इसलिए पनिश मत करना, सिर्फ इसलिए सैंक्शन मत करना क्योंकि उसके स्टेटमेंट में कुछ इनएक्यूरेंसी थी। अच्छा, किसी ने फॉल्स एविडेंस दिया, ये चीज प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो 4 इंग्रेडिएंट प्रूव करना होते हैं कि उसको पता था कि झूठा एविडेंस है फिर भी उसने दिया है, सब प्रूव करना होता है। तो सिर्फ थोड़ी बहुत इनएक्यूरेंसी देख के उसके ऊपर केस मत चलाओ, ये देखो कि उसने खुद अपनी इच्छा से झूठ कहा और ये देखो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में क्या उसको पनिश करना जरूरी है। अगर ये दो चीजें हो तो ही आप उसका ट्रायल चलाओ, वरना कोई बात नहीं, जाने दो। अगर आप किसी एफिडेविट के अंदर झूठ बोलते हो तो वो भी इस सेक्शन के अंदर आता है, बिकॉज एन एफिडेविट इज एविडेंस अंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 191। सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग एफिडेविट भी एक एविडेंस होता है, यानी उसके अंदर भी झूठ बोलते हो तो फॉल्स एविडेंस का चार्ज बनता है। ठीक है, ये सेक्शन 191 था, काफी लेंथी था, इसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, आपको इलस्ट्रेशन देखिएगा, बहुत सिंपल सिंपल इलस्ट्रेशन है, सारे इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 191 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब